अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एकदम ताजे ताजे चूजे हैं। पहले किसको खाऊं, लेफ्ट या राइट? मीनू कबूतरी और बंदर मामा। आज मीनू कबूतरी बहुत खुश थी। कई दिनों की देखरेख के बाद आज उसके अंडों से बच्चे निकले थे। आसपास के सभी पक्षी और जानवरों ने आकर मीनू कबूतरी को बधाई दी और बच्चों को खूब प्यार किया। मीनू कबूतरी ने दोनों का नाम चिंकू मिंकू रख दिया। एक दिन मीनू दोनों से बोली, चिंकू मिंकू, मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी फेवरेट एप्पल लेने जा रही हूँ। घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनकर मीनू कबूतरी वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद मोंटू बंदर की उन पर नजर पड़ी। अरे चिंकू मिंकू, तुम दोनों आज अकेले कैसे? मम्मी हमारे लिए हमारा फेवरेट फ्रूट एप्पल लेने गई हैं, इसलिए हम दोनों को अकेला छोड़ गई। शायद मीनू कबूतरी को पता नहीं कि गोल्डी वापस आ चुका है। बंदर मामा, ये गोल्डी कौन है? गोल्डी एक बाज है जिसको तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन तुम डरना नहीं, अगर वो आए तो बस एक बार मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। कहकर मोंटू बंदर अपने पेड़ पर वापस चला गया। कुछ देर बाद गोल्डी वहाँ से गुजर रहा था। चिंकू मिंकू को अकेला देखकर वो उनके पास पहुंचा और ललचाई नजरों से उनको देखने लगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एकदम ताजे ताजे चूजे हैं। पहले किसको खाऊं, लेफ्ट या राइट? दोनों बच्चे उसको देखकर डर गए और उन्होंने शोर मचा दिया। बंदर मामा, जल्दी आओ, गोल्डी बाज हमें खाने वाला है। उनकी आवाज सुनकर मोंटू हक्का बक्का सा हो गया और जल्दी से उछल कूद करता हुआ आया। गोल्डी उनको अपना शिकार बनाता, इससे पहले ही मोंटू बीच में आ गया। इन बच्चों पर बुरी नजर मत डालो गोल्डी, चले जाओ यहाँ से। आज तो इस बंदर ने तुमको बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम दोनों को अपना शिकार बना कर रहूंगा। कहकर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से उड़ गया। कुछ देर बाद जब मीनू कबूतरी वापस आई तो बच्चों ने उसको सब कुछ बता दिया। मोंटू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने बच्चों को खो चुकी होती। ये तो मेरा फर्ज था मीनू। अगर तुम पर किसी दिन ऐसी मुसीबत आई तो हम भी तुम्हारी जान जरूर बचाएंगे। सुनकर मोंटू हंसने लगा। भला एक छोटी सी चिड़िया उसकी जान क्या बचाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद मोंटू बंदर पेड़ पर बैठा केले खा रहा था। तभी कहीं से गोली चली और उसके पैर में आ लगी। वो चोट खाकर गिर गया। मेरा पैर। उसकी चीख पुकार सुनकर कई जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए। मीनू कबूतरी और चिंकू मिंकू भी वहाँ पहुँच गए। बंदर मामा, आपको तो गोली लगी है, इसका मतलब शिकारी यहीं कहीं मौजूद है। तभी सबने देखा कि सामने से शिकारी भागा चला रहा है। सभी जानवर वहाँ से भाग निकले। मीनू कबूतरी भी अपने बच्चों के साथ उड़कर पेड़ पर जा छिपी। अरे ये क्या, एक बंदर को गोली लगी। चलो कोई बात नहीं, इसको किसी सर्कस टीम को बेच दूंगा। उसने मोंटू के गले में रस्सी बांध दी और उसके पैर में भी पट्टी कर दी। फिर उसको एक खूंटे से बांध दिया। मोंटू घायल था, इसलिए खुद को आजाद नहीं कर सकता था। अब कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। मीनू कबूतरी और उसके बच्चे पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। एक बार मोंटू भैया ने तुम दोनों की जान बचाई थी, अब हमारी बारी है। हम किस तरह से इनको बचा सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम बंदर मामा को नहीं छुड़ा पाए तो पता नहीं वो शिकारी शहर ले जाकर उनका क्या हाल करेगा। जंगल के खूबसूरत माहौल में सिकी हुई मछली खाने का अलग ही मजा है। कहकर उसने अपने बॉक्स से मछली निकाली और उसको आग के ऊपर सेकने के लिए टांग दी। आइडिया आ गया बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम जल्दी से रेंचो गैंडे को लेकर आओ, मैं भूरी बिल्ली को बुला कर लाती हूँ। ये तय कर वो तीनों वहाँ से चले गए।
बच्चों ने रेंचो गैंडे को मिलकर सब कुछ बता दिया और उसको अपने साथ आने को राजी कर लिया। दूसरी तरफ मीनू कबूतरी भूरी बिल्ली के पास पहुंच गई। देखो भूरी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो आज तुमको तुम्हारी पसंदीदा चीज मछली खाने को मिल सकती है। क्या कहा? मछली? कहाँ है मछली? बताओ जल्दी। मेरे साथ चलो, तुमको मछली मिलेगी, वो भी सिकी हुई। सुनकर ही भूरी बिल्ली के मुंह में पानी आ गया और वो फौरन उसके साथ चल दी। अब चिंकू मिंकू अपने साथ रेंचो गैंडे को और मीनू कबूतरी अपने साथ भूरी बिल्ली को लेकर वापस उसी जगह इकट्ठे हुए। यार, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरी नाक में मछली के सिकने की खुशबू आ रही है। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ भूरी। उस मछली पर झपट्टा मारकर सीधा गुफा की तरफ भागना। वो शिकारी तुम्हारे पीछे आएगा और फिर हम इतने में मोंटू बंदर को छुड़ा लेंगे। ठीक है, कहकर भूरी बिल्ली भागती हुई उसके पास गई। एक झपट्टा मारकर उसने मछली को मुंह में दबाया और गुफा की तरफ भागने लगी। इसकी इतनी हिम्मत! अभी रुक! शिकारी चिल्लाता हुआ उसके पीछे भाग गया। तभी बाकी जानवर मोंटू के पास पहुंचे। रेंचो गैंडे ने अपनी सींग को खूंटे में फंसाया और उसको निकालने की कोशिश करने लगा। खूंटा था तो बहुत मोटा, लेकिन रेंचो गैंडे ने पूरी ताकत लगाकर उसको खींचा तो वो उखड़ गया। रेंचो, जल्दी से मोंटू को अपनी पीठ पर बिठा लो। रेंचो ने मोंटू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर सभी जानवर वहां से भाग गए। इस तरफ शिकारी गुफा के मुंह तक भूरी बिल्ली के पीछे गया और फिर रुक गया। गुफा के अंदर कोई बड़ा जानवर हो सकता है, अंदर जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वो अपने टेंट की तरफ चला गया। वाह, आज तो मजा आ गया। भूरी मजे से मछली को खाने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू कबूतरी। तुम्हारे वजह से ही आज मेरी जान बच पाई, वरना मैं अकेले खुद को आजाद कभी नहीं करा पाता। मैंने तो पहले ही कहा था मोंटू भैया, जरूरत पड़ने पर मैं भी आपकी जान बचाऊंगी। उसके बाद सभी जानवर वहां से तालाब किनारे गए और मिलकर खूब मौज मस्ती करने लगे। शिकारी जब वापस टेंट पर पहुंचा तो वहां से बंदर को गायब देख वो चौंक पड़ा। जंगली जानवरों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे पेड़ के नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है, उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहाँ बहुत सारे पक्षी बहुत ही घने जंगल में रहते थे और वहाँ एक तोता राजा भी था। पक्षी ज्यादा होने की वजह से तोता राजा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे, जिससे उनका दिन का गुजारा हो जाए। पर ये बात पक्षियों को समझ में नहीं आती थी। वह सोचते थे कि हमारा राजा हमारा खाना खाता है और वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे। इसलिए वो राजा की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते थे और वो सोचते थे कि हमारा राजा तो बहुत ही गंदा है, सारे पक्षियों को खाने के लिए तड़पाता है और दिन का बस थोड़ा सा ही खाना देता है। और कुछ पक्षियाँ इतने शरारती थे कि वो औरों का खाना चुरा कर ले जाते थे। ऐसे ही दो बाज थे। जो अपना खाना खाकर भी दूसरों का खाना चुराते रहते थे। अरे बाज भाई, चलो ना, किसी का खाना लेकर आते हैं, हमारा इतने से खाने में तो पेट नहीं भरता। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, किसी का खाना चोरी करके लाते हैं और अपना पेट भरेंगे। फिर एक बाज कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मेरे बाज भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाई लेने से पहले थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। हमारा खाना तो सुबह ही खत्म हो गया, आप थोड़ा खाना अपना दे दो, मैं आपको बाद में अपने खाने में से लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बाज भाई, आप ये लो, मेरा खाना ले जाओ और दूसरे बाज को खिला दो। अरे वाह, मैंने तो इसको पागल इतनी आसानी से बना दिया
कितना मजा आया। अब मैं ये खाना अपने भाई के साथ खाऊंगा। बाज भाई देखो, मैं उस कबूतर को कितनी आसानी से बुद्धू बनाकर खाना ले आया। अब हम दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब खाना खाते हैं। वो दोनों बाज ऐसे ही सारे जंगल के पक्षियों को पागल बनाते थे और कुछ ना कुछ बहाना बताकर किसी न किसी पक्षी से खाना लेकर आ जाते थे। जब ये समस्या ज्यादा बढ़ने लगी और सब पक्षियों को उनकी सच्चाई का पता चल गया, तो सारे पक्षी मिलकर दोनों बाजों की शिकायत तोते राजा से करके आए। फिर तोता राजा ने उन्हें एक गुफा में बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही उनको खाना भी नहीं मिलता था और ना ही वो बाहर आसमान में उड़ सकते थे। तोते राजा ने उन्हें बहुत गंदी सजा दी। वहीं दूसरी ओर बोनी चिड़िया, जो मेहनत का खाती थी और मेहनत से कमाती थी, खाना कम मिलने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह खाना ढूंढती थी ताकि वो उनका पेट अच्छे से भर सके। एक दिन बोनी चिड़िया खाना ढूंढने जा रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी आधी टूट गई है और आधी लटक रही थी और पेड़ बहुत तेज रो रहा था। अरे पेड़ भाई, आपको क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? बोनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी टहनी आधी टूट गई है जिस कारण वो लटक रही है। उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप उसे पूरी निकाल कर फेंक दो ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो पाऊं। बोनी चिड़िया उसे निकाल कर फेंक देती है। आज आपने मेरी मदद की है। अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद लेनी पड़े तो आप निसंकोच ले लेना। मैं मदद के लिए हमेशा आगे रहूंगा। पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं? तोते महाराज हमें खाना कम देते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। इसीलिए मैं जंगल में खाना ढूंढने जाती हूँ और मुझे खाना नहीं मिल पाता। अरे अब खाने की टेंशन मत लो बोनी चिड़िया, मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे आपकी खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पेड़ भैया बताओ, वो क्या है? मेरे पेड़ के नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है। उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे अभी ले लेती हूँ। आप उसे ले लो। इसका जादू चलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, छू मंतर तारारम पम पम तारारम पम पम। इससे ये जादुई सेब बोलना शुरू कर देगा और आप इससे जो भी मांगोगी ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ये एक बार में 2 इच्छा पूरी करता है और फिर कुछ दिनों के लिए ये सो जाता है। फिर उसके बाद फिर से आपको चलाने के लिए यही बोलना पड़ेगा। बोनी चिड़िया उस जादुई सेब को लेकर चली जाती है और वो उससे चीज मांगने लगती है। जैसे ही वो जादुई सेब को ये मंत्र सुनाती है, जादुई सेब उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। बताइए बोनी चिड़िया, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करके फिर सोने चला जाऊंगा। जादुई सेब भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, उनका पेट अच्छे से नहीं भरा है। जो हुक्म आपका, मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। जादुई सेब बहुत सारा खाना बोनी चिड़िया के सामने प्रकट करता है। अरे वाह, तुम तो कमाल की हो। तुम्हारा जादू तो काम करता है। धन्यवाद जादुई सेब। मैं जादुई सेब हूँ, मेरा जादू तो काम ही करता है। आप बताओ अपनी दूसरी इच्छा क्या है? आपकी दूसरी इच्छा? बारिश का मौसम आने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसके लिए कहीं लकड़ी नहीं मिली। आप मुझे बारिश से बचने के लिए एक घर दे दो। जादुई सेब बोनी चिड़िया के सामने एक घर प्रकट कर देता है। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जादुई सेब। अब आप सोने चले जाओ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है बोनी चिड़िया, मैं सोने चला। और फिर जादुई सेब अपनी आंख बंद करके वापस सो जाता है। फिर अगली बार जब बोनी चिड़िया जादुई सेब से अपनी इच्छा मांग रही थी, तभी दोनों शरारती बाज जादुई सेब का जादू देख लेते हैं। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है।
हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। रात में चोरी चुपके से दोनों बाज जादुई सेब के पास जाते हैं और उसको अपनी चोंच से उठाने ही वाले थे कि जादुई सेब की नींद टूट जाती है। तुम दोनों दुष्ट बाजों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादुई सेब फिर दोनों बाजों को अपनी क्रोधित आंखों से जलाकर भस्म कर देता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा ही करते हैं तो हमें भी अच्छा ही फल मिलता है। बौनी चिड़िया ने उस पेड़ की मदद करके अपने जीवन भर का काम अच्छा कर लिया और दुष्ट बाजों ने अपने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। अब जादुई सेब बौनी चिड़िया के पास ही था और वो जब भी कुछ चाहती थी जादुई सेब से मांग लेती थी। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहाँ सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊँ? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था, बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रहकर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं
और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकती, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है, जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुँच जाती है और वहाँ से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।